दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंजाइम पार्ट नंबर 7 और ये एंजाइम का लास्ट वीडियो है। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। उसमें हमने स्टार्ट की है यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का भी अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एंजाइम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंजाइम में हमने क्या कुछ अभी तक पढ़ा है। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ी है, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ लिया है, काइनेटिक पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं, एंजाइम इक्वेशन प्लॉट्स पढ़ लिए हैं, एंजाइम इनहिबिशन हो गया है, डिक्सन प्लॉट हमने पढ़ लिया है, एलोस्टेरिक एंजाइम हमने पढ़ लिया है। यानी कि एंजाइम के अंदर जितने भी टॉपिक इंक्लूड होते हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। और आज की ये लास्ट वीडियो है जिसमें कि एंजाइम के ऊपर जितने भी PYQs आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको एंजाइम के नाम से एक वीडियो मिलेगी। अभी 1-2 महीने पहले ही वीडियो मैंने अपलोड की है और यहाँ पर भी हमने PYQs ही सॉल्व किए हैं। तो 2022 से लेकर 2018 तक सारे क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और ये कहाँ मिलेगी? इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप जाएंगे तो एक टॉपिक वाइज PYQs के नाम से फोल्डर है, वहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाके आपको टॉपिक मिल जाएगा एंजाइम, जहाँ से आप 2022 से लेकर 2018 तक सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2023 अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसमें शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चन हैं और शिफ्ट 2 में कितने क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। और इसके भी पीछे जाएँ तो 2017 के क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं जून और दिसंबर। तो बेसिकली ये 2 ईयर के पेपर के जो अंदर एंजाइम से क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन नंबर 39 और ID है 76। क्वेश्चन हमें दिया है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम आर लिस्टेड इन कॉलम X और उनका जो एक्सप्रेशन है वो दिया है आपको कॉलम Y के अंदर। मैच करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए हमने इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, टर्नओवर नंबर क्या होता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है और कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। देखो इसमें करना क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता है जो फैक्टर आपको पता है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि माइकलिस मेंटन जो कांस्टेंट होता है वो क्या है, वो वैल्यू है सबस्ट्रेट की जिस पर की जो वेलोसिटी है वो Vmax की हाफ हो जाती है। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को हम Km से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट को दिया था ब्रिग्स एंड हल्डाने ने, लेकिन माइकलिस मेंटन के ओनर में इसको Km रखा गया था, इसका नाम Km है। तो Km क्या होता है? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर की जो वेलोसिटी होती है वो Vmax की हाफ हो जाती है। तो देखिए यहाँ कहाँ पर दिया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी Vmax की हाफ हो जाती है, यानी C का हो जाएगा सेकंड। तो देखिए C का सेकंड इसमें नहीं है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, C का सेकंड इसमें नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, C का सेकंड इन दोनों में दिया है यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। इसके बाद टर्न ओवर नंबर, आपको याद हो मैंने बताया था कि टर्न ओवर नंबर क्या होता है जिसको हम Kcat भी बोलते हैं। तो Kcat होता है स्पीड ऑफ अ सिंगल एंजाइम, यानी कि जो बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एंजाइम ने मिलकर उसमें से एक एंजाइम ने कितना काम किया है ये जानने के लिए हम Kcat या फिर टर्न ओवर नंबर को पढ़ते हैं। तो होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं कि जो Vmax है अपॉन Vmax अपॉन एंजाइम अमाउंट, ऐसे हम निकालते हैं टर्न ओवर नंबर को फिर Kcat को, यानी कि जितना मिलकर सभी ने काम किया है वो Vmax है और कितने एंजाइम हमने लिया है वो यहाँ पर रखेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको एक सिंगल एंजाइम के बारे में पता चल जाएगा। तो Vmax अपॉन एंजाइम का अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, वो हम निकाल सकते हैं Kcat। तो टर्न ओवर नंबर क्या हो जाएगा? देखिए Vmax अपॉन मोल ऑफ एंजाइम, यानी कि Vmax टोटल वर्क कितना हुआ है और एंजाइम के कितने मोल लिए हैं, तो B का हो जाएगा थर्ड। और B का थर्ड हमें केवल इसमें दिया है, फोर्थ में भी नहीं दिया है, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप केवल इन 2 मैचिंग से ही अपने सही आंसर पर तो आ गए हैं। इसके बाद हमने बात की थी कैटालिटिक एफिशिएंसी की। हमने पढ़ा था इसके अंदर कि यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन निकालना चाहते हैं एंजाइम्स के बीच में तो हम कैटालिटिक एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं और ये होता है Kcat अपॉन Km, तो यानी D का हो जाएगा 1, तो D का 1 दिया है। स्पेसिफिक एक्टिविटी थोड़ा सा हटके इसके बारे में बताया गया है। स्पेसिफिक एक्टिविटी के हमने जब पढ़ा था इसके बारे में तो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक एक्टिविटी का ही दूसरा नाम है कैटालिटिक एफिशिएंसी। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे? चलो मैं बता देती हूँ।
स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है किसी भी एंजाइम की, वो डिफाइन करती है कि अमाउंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम ने मिलकर कितना काम किया है पर यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब मानो आपके पास कोई ये एक बीकर है और उसके अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स रखे हुए हैं, तो यहाँ आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी के अंदर बताना होता है कि कितने एंजाइम हैं यहाँ जिन्होंने काम किया है। एक तरीके से ये प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए भी होता है कि पूरे बीकर में जितना प्रोटीन एंजाइम मिलाकर है उनमें से कितना एंजाइम है और कितने खाली प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन ही क्या होता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो कितना प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है और कितना नहीं। इस तरीके से भी हम स्पेसिफिक एक्टिविटी को निकाल सकते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द एंजाइम कैटालिटिक एफिशिएंसी। एग्जैक्टली देखो लिखा भी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी ही एक ऐसा है जिससे कि हम एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, एंड इज ऑफन यूज्ड टू असेस द प्योरिटी ऑफ एन एंजाइम प्रिपरेशन। मतलब जब हमने एंजाइम को प्रिपेयर किया है किसी प्रोटीन से, तो वो कितना प्योरिटी से प्रिपेयर हुआ है, मतलब कितने प्रोटीन को हम एंजाइम में कन्वर्ट कर पाए हैं, कितने एंजाइम बने हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल एंजाइम एक्टिविटी। सभी एंजाइम ने मिलकर कितना काम किया है उसे आप ऊपर रखेंगे, और जितना टोटल अमाउंट प्रोटीन का स्टार्टिंग में लिया गया था वो आप नीचे रखेंगे, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम मॉलिक्यूल इन रिलेशन टू द टोटल प्रोटीन कंटेंट। यानी इसमें जितना भी टोटल प्रोटीन कंटेंट है उसमें से कितना एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ये भी आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी से पता चलता है। ठीक है, तो यहां हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाएगा Vmax, यानी टोटल काम कितना किया है, एक्टिविटी कितनी है, अपॉन प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना है, तो यानी कि A का हो जाएगा 4th। तो यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है 2023 शिफ्ट 2 का है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आईडी है 74। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एलोस्टेरिक एंजाइम और नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम से। तो हमारे पास इस चीज़ को पढ़ने के दो अच्छे एग्जाम्पल है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हालांकि ये एंजाइम नहीं होते हैं, बट ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि एलोस्टेरिक एंजाइम और नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। मतलब इनके बिहाफ पर भी हम इन दोनों एंजाइम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको बताना है, आपको कर्व दिया हुआ है A और B, ये आपको रिएक्शन दी है 1 और 2, और यहाँ पर भी दो इक्वेशन दी गई हैं 1 और 3rd। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ग्राफ हीमोग्लोबिन का है और कौन सा मायोग्लोबिन का है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है कैसे, एलोस्टेरिक है या नॉन एलोस्टेरिक है। अगर आपको ये बातें पता हैं और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, मतलब एलोस्टेरिक प्रोटीन है, जबकि मायोग्लोबिन एक नॉन एलोस्टेरिक प्रोटीन है। तो हमने पढ़ा है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम या प्रोटीन होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा साइट होती है, या फिर उन एंजाइम के पास मल्टीपल सब यूनिट होती हैं जिस पर कि आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जबकि जो नॉन एलोस्टेरिक होते हैं उनके पास केवल एक ही साइट होती है या फिर एक ही सब यूनिट होती है जिस पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो यहाँ पर मायोग्लोबिन नॉन एलोस्टेरिक है जबकि हीमोग्लोबिन एलोस्टेरिक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आगे थोड़ा जूम करके बताया है, यहाँ हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो अभी हमने बातें की हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक मल्टी सब यूनिट एलोस्टेरिक प्रोटीन है, एलोस्टेरिक प्रोटीन है, जबकि मायोग्लोबिन जो होता है ये एक सिंगल यूनिट नॉन एलोस्टेरिक है, सिंगल यूनिट नॉन एलोस्टेरिक प्रोटीन है। तो अगर ये नॉन एलोस्टेरिक है और ये एलोस्टेरिक है तो इनके बिहेवियर भी अलग अलग होंगे। हमने पढ़ा था कि जो एलोस्टेरिक होते हैं उनका जो ग्राफ है वो सिग्मोइडल आता है, जबकि मायोग्लोबिन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ आपको दो कर्व दिए गए हैं। इस कर्व में देखिए A तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ है, मतलब ये मायोग्लोबिन हो जाएगा, जबकि B जो है ये सिग्मोइडल है तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ अगर बात करें तो देखिए E+S मायोग्लोबिन के अंदर एक एंजाइम है और एक ही सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा क्योंकि इसके पास एक ही साइट है। तो यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और E+P एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो ये मल्टी सब यूनिट है, मतलब इसके पास एक से ज़्यादा जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा। तो यहाँ S कितना हो जाता है N का मतलब है 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ES का कॉम्प्लेक्स बनता है वो भी इस तरीके से बनेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो भी कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशन होगी ये मायोग्लोबिन की होगी और ये इक्वेशन हीमोग्लोबिन की होगी।
तो चलिए एक बार देख लेते हैं। E प्लस एस मतलब एक ही सबस्ट्रेट है, और तो इससे बनेगा, मतलब ये कौन शो करेगा, मायोग्लोबिन। और E प्लस एन एस है, मतलब सबस्ट्रेट का जो नंबर है वो एक से ज़्यादा है, कितना भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो यानी हमने देखा है कि मायोग्लोबिन ए कर्व में है और मायोग्लोबिन जो रिएक्शन दी है 1 पे है। इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जहां पर भी एन वाला फैक्टर आएगा, एन का मतलब क्या है कि वहां एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से एन वाला जो इक्वेशन मिलेगा आपको वो होगा हीमोग्लोबिन का, और जो सिंगल सबस्ट्रेट की फॉर्म में मिलेगा ये रहेगा मायोग्लोबिन का। ठीक है, तो यहाँ जो इक्वेशन 1 है वो हीमोग्लोबिन के लिए है, इक्वेशन 3 जो है वो मायोग्लोबिन के लिए है। तो एग्जैक्टली मायोग्लोबिन के लिए क्या आया हुआ है, कर्व है ए, रिएक्शन है 1 और इक्वेशन है 3। तो एक बार ये मैच कर लेते हैं, कहाँ है हमारे आंसर, यस एग्जैक्टली यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मायोग्लोबिन में हमने क्या देखा है, मायोग्लोबिन में कर्व था ए, रिएक्शन 1 थी और इक्वेशन 3 थी। तो मायोग्लोबिन में कर्व ए है, रिएक्शन 1 है, इक्वेशन 3 है एग्जैक्टली। और आगे बात करें तो हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन की बात करें आगे, अच्छा हीमोग्लोबिन की बात करें तो कर्व बी आ जाएगा और रिएक्शन सेकंड आ जाएगी, और जो इक्वेशन है वो 3rd और 4th आ जाएगी। नहीं 1 और 2nd आएगी, हीमोग्लोबिन के लिए 1 और 2nd आएगी। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन के लिए कर्व हो जाएगा बी, रिएक्शन हो जाएगी 2nd और इक्वेशन हो जाएगी 1 and 2nd, और ये 3rd and 4th। तो देखिए हीमोग्लोबिन में कर्व है बी, रिएक्शन है 2nd और इक्वेशन है 1 and 2nd। तो मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी जून 2023 शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, आईडी है 73। क्वेश्चन दिया है द एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन शो बिलो फॉर्म फॉलो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। यहाँ आपको दिया है K1 की वैल्यू दी है, K-1 की दी है, K2 की दी है। आपसे पूछा है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द Km एंड Ks। आपको Km और Ks को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि E प्लस एस वो E1 से बनाते हैं ES, और जब वो वापस जाते हैं तो K-1, फिर यहाँ जब प्रोडक्ट बनता है तो K2, तो E प्लस P हो जाता है। ठीक है, यहाँ Ks की बात करते हैं तो ये होता है सैचुरेशन कांस्टेंट, सैचुरेशन कांस्टेंट। और ये Ks दिया था माइकलिस मेंटन ने, जिसमें केवल इन्होंने इतना पार्ट ही इंक्लूड किया था। आपको अगर याद है तो ये बातें भी हमने पढ़ी हैं, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया था। तो Ks को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है K-1 अपॉन K1, यानी वो रेट कांस्टेंट जिससे कि डिसोसिएशन हुआ है ES का, अपॉन वो रेट कांस्टेंट जिससे कि फॉर्मेशन हुआ है ES का। ये Ks को निकालने का फॉर्मूला है। Km जो है ब्रिग्स एंड हल्डाने ने दिया था, और Km को इसलिए बोलते हैं कि ऑनर ऑफ द माइकलिस मेंटन के लिए। तो Km को निकालने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी किया जाता है। तो ऊपर हम रखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K-1 है प्लस K2 है, जबकि फॉर्मेशन का जो कांस्टेंट है वो क्या है, K1 है। तो यहाँ K1 आ जाएगा। बस आपको ये जो वैल्यूज दी गई हैं वो इन फॉर्मूले में रखनी है, Ks और Km निकालना है। तो K-1 की वैल्यू दी गई है आपको 1, -1 के लिए दी गई है 4 × 10⁴ पर सेकेंड, K2 की दी है 8 × 10⁻² पर सेकेंड, और K1 दिया है 1 × 10⁸ पर मोल पर सेकेंड। तो ये सब पर सेकेंड में है, तो इसको भी हमें मतलब मोलर को हटाकर कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोमोल में, तब जाकर ये इनके बराबर होगा, तब हम वैल्यूज रखेंगे। तो पहले Ks निकाल लेते हैं। Ks के लिए हमें चाहिएगा K-1 दैट इज 4 × 10⁴। तो यहाँ 4 × 10⁴, और K1 क्या है, K1 है 1 × 10⁸, 1 × 10⁸ माइक्रोमोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा हमारा, जब जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 10⁴, और ये 10⁻6, नीचे है 10⁸। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ हमें आंसर किस फॉर्म में दिए हैं, माइक्रोमोल में दिया है और मोल में दिया है। ठीक है, हमने माइक्रोमोल में कन्वर्ट किया है इसको। तो 10⁸ ये हो जाएगा 4 × 10⁻10 और नीचे 10⁸। फिर 10⁸ जब ऊपर जाएगा तो 4 × 10⁻10 एंड 10⁻⁻8।
4 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी कि 400 माइक्रोमोल। 400 माइक्रोमोल आएगा Ks का वैल्यू। तो देखिए यहाँ कहाँ पर दिया है 4 इंटू 10 टू द 400 माइक्रोमोल, तो सभी में दिया है लेकिन माइक्रोमोल में आया तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं Km की। तो Km को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिएगा K-1 प्लस K2 अपॉन K1। तो K-1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस K2 की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10 टू द पावर 2 8 इंटू 10 टू द पावर 2 और K1 दिया हुआ है हमें, K1 दिया हुआ है मोलार में 1 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको अगेन हम माइक्रोमोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर -6। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 का मतलब है 40,000 प्लस 800, नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर -6। जब ये माइनस होंगे तो बचेगा यहाँ 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2। ऊपर देखिए, ऊपर है 40,800 और 10 टू द पावर 2 का मतलब है 100, तो ये चला जाएगा ऐसे 2 0, बचेगा हमारे पास 408 माइक्रोमोल आया है Km। ठीक है, 408 माइक्रोमोल आएगा Km। तो यहाँ 408 माइक्रोमोल यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो कितना होगा, वो रहेगा D। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमने निकाला है किसमें, माइक्रोमोल में। यहाँ पर भी माइक्रोमोल दिया है, यहाँ पर माइक्रोमोल दिया है, लेकिन आगे ये जो यूनिट है ये गलत कर दी हैं सी और बी में। माइक्रोमोल, ठीक है, ये पूरा ही गलत है। 400 माइक्रोमोल पर सेकेंड नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपको बस यहाँ Ks और Km का फॉर्मूला आना चाहिए था, आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते थे। चलिए, तो 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं। शिफ्ट 1 के अंदर 1 क्वेश्चन था और शिफ्ट 2 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अब बात करते हैं दिसंबर 2027 की। 2022 से लेकर 2018 तक पहले ही वीडियो में है। अब बात करेंगे दिसंबर 2017 की। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम फंक्शन थ्रू द रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग ऑफ द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर और इफेक्टर। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ भी है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। कैसे? रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट और रिवर्सिबल कोवेलेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल दिया है रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट, तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है, तो ये सही हो जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और कार्बोनेट कैन बी प्रोड्यूस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम। ठीक है, तो इनको भी मतलब हम बना सकते हैं जो एस्टर और कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंजाइम आर नॉट इनहिबिटेड इरिवर्सिबली बाय द हैवी मेटल सच एज Mg2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव। इसमें लिखा है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम इरिवर्सिबली इनहिबिट नहीं कर सकते इन मेटल्स के थ्रू, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हम एंजाइम्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर सकते हैं इन जो ये मेटल आयन दी है इनकी हेल्प से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि नहीं कर सकते हैं। फोर्थ में लिखा है कि एसिड फोस्फेटेज जो हाइड्रोलेज होता है वो फंक्शन करता है pH 5 पर। ठीक है, एसिड फोस्फेटेज हाइड्रोलाइज करता है बायोलॉजिकल फोस्फेट एस्टर को एट pH 5, मतलब एसिडिक pH इसको चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गलत हमसे पूछा है, गलत है थर्ड स्टेटमेंट, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2017 का, और ये कौन सा था, ये भी दिसंबर 2017 का था। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है पिक द कॉम्बिनेशन विद ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कौन कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट में लिखा है कि एंजाइम इनहेंस द रिएक्शन रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 10, तो ये गलत है। 10 to the power 5 से लेकर 10 to the power 11 तक वो इतना इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, तो ये स्टेटमेंट पहला ही गलत हो जाएगा। बी में लिखा है द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम अ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन इज लोवर्ड बाय द एंजाइम। कई बार पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एंजाइम्स जो है रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, तो ये स्टेटमेंट सही है।
द इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग। ये बात भी सही है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो इसके बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं वो नॉन कोवेलेंट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है, ये सब क्या है, नॉन कोवेलेंट है। आयनिक बॉन्डिंग भी नॉन कोवेलेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। डी में लिखा है सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो अफेक्ट नहीं करती है एंजाइम के रेट को, तो ये गलत है। हमने पढ़ा भी है कि जो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है उसमें स्टार्टिंग में जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता है ऐसे ऐसे ही जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज करता है, उसके बाद हालांकि वो सैचुरेट हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में डिपेंड करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए गलत है, डी गलत है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जून 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया है कि a serine protease was tested for its activity on the following peptide substrate of different length and sequences। यहाँ कुछ पेप्टाइड ली गई हैं जिनका सीक्वेंस भी अलग है और उनके अंदर जो नंबर है अमाइनो एसिड के वो भी डिफरेंट है। किसको चेक करने के लिए, एक प्रोटीएज है, मतलब जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और वो सेरीन प्रोटीएज है, मतलब कि केवल वो वहाँ कट करेगा जहाँ पर सेरीन होगा, मतलब यानी वो स्पेसिफिक प्रोटीएज है जो कि पूरी पेप्टाइड में जहाँ पर सेरीन है वहाँ कट करेगा। तो आगे लिखा है द ऑब्टेन काइनेटिक पैरामीटर ऑफ द प्रोटीएज आर शोन अलोंग विद द पेप्टाइड। ये पेप्टाइड है और यहाँ आपको इनके फैक्टर दिए गए हैं कि के कैट की वैल्यू कितनी है, के एम की वैल्यू कितनी है। फिर आपसे पूछा है यहाँ पर 3 ऑप्शन देकर कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है कि जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है यानी के कैट अपॉन के एम इंक्रीज कर रही है विद द साइज ऑफ द पेप्टाइड, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है पेप्टाइड का ऐसे ऐसे ही उनकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या वाकई में इंक्रीज कर रही है या नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड हैं, एक्स एंड एलेनिन, इसके बाद वाई एक्स एलेनिन, यानी यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हो गए हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 हो गए हैं, और फिर अगेन यहाँ 3 हो गए हैं। तो ये आपको दिया गया है। चलिए एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं उनका कैटालिटिक एफिशिएंसी। तो फर्स्ट में जो दिया है वो है के कैट 0.01, तो फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा के कैट अपॉन के एम, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी 0.01 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट यहाँ हटेगी तो नीचे आ जाएंगी 2 0, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो जो फर्स्ट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 है। सेकंड फाइंड आउट करें तो देखिए ऊपर रहेगा 0.10 अपॉन 4.0, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, मतलब हमारे पास बचा है 100 अपॉन 4000। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, यानी हमारे पास, और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -3, मतलब सेकंड के लिए वैल्यू आ गई है 25 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये रही है हमारे सेकंड की। इसके बाद थर्ड की बात करें तो देखिए कितना आया हुआ है 8 अपॉन 4, यानी 2 डायरेक्टली आ जाएगा 8.0, 4.0 यानी 2 आ जाएगा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ दिया है 6.0 इंटू 35.0, पॉइंट से पॉइंट गया है तो हमारे पास बचा है 6 अपॉन 35। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.17, इस तरीके से आया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ही जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर रही है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमारे थर्ड में है, और सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी है वो भी थर्ड वाले की आई है, दैट इज़ 2। ये सब माइनस में है, ये पॉइंट में है, ये होल नंबर है और 2 में है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर रही है जैसे ही पेप्टाइड का साइज इंक्रीज कर रहा है। देखिए थर्ड में दिया है कि जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड पेप्टाइड टू द 4 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, मतलब जैसे हमने 3 से 4 पे गए हैं तो ये जो एफिशिएंसी है ये डिक्रीज हुई है, नहीं ये इंक्रीज हुई है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा, ए सही है। बी में लिखा है अमाइनो एसिड एट द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज पोजीशन ऑफ द पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द पेप्टाइड विद द प्रोटीज। एग्जैक्टली इसमें दिया हुआ है कि जहां पर कट लगने वाला है वहां का अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होगा, मतलब वो होगा तो कट लगेगा और कोई अदर होगा तो कट नहीं लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया है कि सेरीन प्रोटीज है, मतलब अगर वहां सेरीन है तो ही वो कट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लिखा भी है कि जो पेप्टाइड है अमाइनो एसिड है पेप्टाइड में वो कहाँ प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्रिटिकल होती है ताकि बाइंडिंग हो सके पेप्टाइड की उस प्रोटीएज के साथ में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए सही है, बी सही है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो अभी हमने 2023 से लेकर 2023 से लेकर 2017 तक सारे एंजाइम के PYQs को सॉल्व कर लिया है। सारे PYQs को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं या इससे पहले भी देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।